आज हम बात करने वाले हैं कि पेड़ पौधे और जीव जंतु मतलब प्राणी सांस कैसे लेते हैं। तो शुरुआत में पेड़ पौधे से करते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्टोमाटा कहते हैं। पौधे इन्हीं छिद्रों की सहायता से ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। तो दिन में जब प्रकाश संश्लेषण होता है यानी कि फोटोसिंथेसिस, तब पौधे सूर्य के प्रकाश के साथ साथ CO2 की आवश्यकता होती है ताकि फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना सके। भोजन यानी कि ग्लूकोज C6H12O6। और इस समय पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। लेकिन रात में जब सूर्य के प्रकाश नहीं होते हैं तो कोई फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है और ऐसी स्थिति में पेड़ पौधे CO2 को छोड़ने लगते हैं। यही कारण है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, खासकर घने पेड़ हो तो, क्योंकि रात में घने पेड़ के नीचे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि स्टोमेटा सिर्फ पत्तों में होते हैं क्या? तो जवाब है नहीं। अधिकतर स्टोमेटा जो पत्तों पर ही होते हैं, लेकिन कुछ स्टोमेटा पेड़ के तना और जड़ इन सभी भागों में भी पाए जाते हैं। इन रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा होता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल भर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इन्हीं रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो पेड़ होते हैं, खासकर जो झाड़ियां होती हैं, उनमें पत्ते बहुत छोटे होते हैं और कई तरह के कंटीले झाड़ियों में तो पत्ते न के बराबर होते हैं। तो फिर सवाल आता है कि वे फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, यानी कि अपना भोजन कैसे निर्माण करते हैं। तो उन पौधों में जो कांटे पाए जाते हैं वे ही पत्तों का काम करते हैं। उनका जो हरा भाग होता है वे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और भोजन का निर्माण करते हैं। इन छोटे छोटे कांटेदार पत्तों से पानी का वाष्पीकरण भी बहुत कम मात्रा में होता है और यह जरूरी भी है, क्योंकि एक तो ऐसे पौधे उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पानी की कमी तो वैसे ही है और बारिश नाम मात्र होती है। आप लोगों ने कैक्टस का पौधा देखा होगा। इस पौधे में पत्ते तो नाम के ही होते हैं, लेकिन इनमें जो हरा भाग होता है वहीं पर फोटोसिंथेसिस होती है। जब इन रंध्रों की आवश्यकता नहीं होती है तब ये बंद भी हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि जलीय जीव, जो जल में रहने वाले जीव हैं, वे किस प्रकार सांस लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि मछलियां जो जल में रहती हैं वो सांस कैसे लेती है। तो पानी में ऑक्सीजन होता है, इसे ही मछलियां अपने मुंह से अंदर खींचकर क्लोम, जिसे गलफड़ा भी कहा जाता है, वहां तक पहुंचाया जाता है, जहां लिक्विड ऑक्सीजन को ब्लड सेल्स कैच करते हैं और पूरे शरीर में भेज देते हैं। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन जल में कैसे मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जल का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है H2O, यानी कि एक मोलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम, यानी कि एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एक ही एटम होते हैं। हाँ, यह बात सच है कि हमारे वायुमंडल की तुलना में ऑक्सीजन जल में बहुत कम होती है। यही कारण है कि जलीय जीव स्थलीय जीव की तुलना में बहुत तेजी से जल को अंदर बाहर करते हैं। आप लोगों ने मछलियों को तालाब में उछलते हुए भी देखा होगा। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन इनहेल कर सके, और कभी कभी ये बड़े वाटर बॉडीज में भी जाने के लिए उछलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग के बारे में, कि मनुष्यों में श्वसन की क्या प्रक्रिया होती है, यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है वो मनुष्यों में कैसे होता है। तो मनुष्य सबसे पहले नाक या फिर मुंह से, फिलहाल हम नाक से श्वसन के बारे में जानेंगे। नाक से नासा द्वार यानी कि नोस्ट्रिल जो है, उससे होते हुए वायु अंदर ली जाती है। जब हवा नोस्ट्रिल से अंदर आती है, वहां इनहेल किए गए हवा को महीन बालों द्वारा छान लिया जाता है, जिसके कारण शरीर में जाने वाले हवा में धूल कण को कुछ हद तक कम किया जाता है। उसके बाद वायु कंठ से होते हुए, यानी कि जो एडम्स एप्पल है उससे होते हुए हमारे फेफड़े तक जाती है, जिसे फुफ्फुस भी कहते हैं। उसके अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में बदल जाती है, जिसे कुपिका कहते हैं। इन्हीं कुपिकाओं में फिर इस ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके, यानी कि जो भी हम लोग गैस ले रहे हैं वो अंदर भी आ सके और अंदर से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना है वो भी कर सकें। तो कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, और इन कुपिकाओं का पूरे फेफड़े का यदि कुपिकाओं का हम लोग काट के फैलाया जाए तो 80 मीटर स्क्वायर तक है, यानी इतना बड़ा क्षेत्रफल है जो ऑक्सीजन को हम लोग जब इनहेल करते हैं उसे वह एब्जॉर्ब करता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं हमारी पसलियां ऊपर उठती है और हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है, और इसी के चलते वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस से अंदर चूस ली जाती है
जिससे कोशिकाएं भर जाती हैं। रुधिर यानी कि ब्लड सेल्स जो होते हैं वो पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है ताकि बाहरी वातावरण में छोड़ा जा सके। और दूसरी ओर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो हम लोगों ने इनहेल किया है, हम लोग बहुत सारी हवाओं को इनहेल करते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं। तो हमारा जो कोशिका है ना फेफड़े के अंदर, वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही कैच करता है, ठीक है। वहाँ पर जो ब्लड सेल्स है, जो रुधिर वाहिका है हीमोग्लोबिन, वो पूरे शरीर में सिर्फ ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब करके फैलाता है। हीमोग्लोबिन ही शरीर के हर कोशिका और ऊतक तक यानी कि सेल्स और टिश्यूज ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। एक बात मैं बता दूं कि पेड़ पौधे में और कुछ जंतुओं में ऑक्सीजन पूरे शरीर के हर कोशिका तक पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो उनमें क्या होता है, वहाँ फिर विसरण का उपयोग किया जाता है। तो बात आती है कि विसरण क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो विसरण एक प्रक्रिया है जिसमें आपस में सटे हुए जो कोशिका होते हैं ना, एक से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, फिर इसी तरह ये अपने से जो टच में है उसके साथ साथ ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ठीक है, उसमें ट्रांसफर होते जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारे जरूरतमंद कोशिका यानी कि जो सेल्स हैं उस तक ऑक्सीजन चला ना जाए। एक बात समझने वाली है कि हवा के ट्रांसफर होने को विसरण कहा जाता है। यदि जल का ट्रांसफर हो तो इसे परासरण कहते हैं। तो मैं परासरण का एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, हम लोगों ने किशमिश को तो पानी में फूलने के लिए डाला ही होगा, तो हम पाते हैं कि किशमिश फूलकर कुछ कुछ अंगूर के जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किशमिश में जल की कमी होती है, इसलिए पानी किशमिश के अंदर आ जाता है। आपने पढ़ा होगा कि परासरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। तो किशमिश के अंदर क्या है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है और बाहर उसके बहुत पानी है, तो वह अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर पेड़ पौधों में विसरण और परासरण होता है। विसरण हो गया हमारा एयर के लिए, एयर यानी कि कोई भी गैस, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कुछ भी, और परासरण हमारा हो गया यही लिक्विड के लिए, ठीक है। लेकिन मनुष्यों का जो शरीर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल्स और टिश्यूज से बना होता है और इसकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए विसरण के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन को फैलाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए हमारे शरीर के सेल्स और टिश्यूज के लिए एक प्रॉपर चीज का होना जरूरी है जिसके कारण पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके, और यह काम हमारा करता है हीमोग्लोबिन। जिस प्रकार पौधों में परासरण के जरिए जाइलम ऊतक से जल पूरे पौधे में पहुंचाया जाता है, जड़ जो अवशोषित करता है उसको पूरे पौधे में पहुंचाया जाता है, ठीक है, पौधे के हर भाग तक। उसी तरह मनुष्यों और जंतुओं में हृदय होता है जो रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है, जिसके बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे।